नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पंजाब में। आपके साथ मैं हूं दीपिका। हमारी खास पेशकश रियासत की सियासत में आपका स्वागत करती हूं। इस खास कार्यक्रम में आज हम चर्चा करेंगे कश्मीर में लोकतंत्र की। आखिर घाटी में लोकतंत्र की वापसी कब होगी, कब शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न होंगे, कब जनप्रतिनिधि विधानसभा में विकास के मुद्दे पर घाटी के विकास का प्लान तैयार करेंगे। 21 नवंबर 2018 को राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने सरकार को भंग कर दिया था। तब से मौजूदा वक्त तक घाटी में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। कई बार नई सरकार के गठन की कोशिशें भी तेज हुई, लेकिन सफलता नहीं मिली। इस कश्मीर में कड़ी सुरक्षा के बीच पंचायत चुनाव भी करवाए गए, जिसमें बीजेपी ने कई पंचायतों में अपना भगवा परचम लहराया। तो ये तमाम सवाल है, आखिर कब कश्मीर में लोकतंत्र लौटेगा, घाटी में कब होगी लोकतंत्र की वापसी, क्योंकि 21 नवंबर को 2018 को राज्यपाल ने सरकार को भंग किया था और उसके बाद से राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। आपको बता दें कि महबूबा मुफ्ती ने अपना समर्थन वापस लिया था बीजेपी से और उसके बाद से यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू है। तो रियासत की सियासत पर आज ऐसे कई सवाल हैं। आखिर घाटी में लोकतंत्र की वापसी कब होगी, कब यहाँ पर विकास की बयार बनेगी, क्योंकि विकास होना बेहद ज़रूरी है और उसके लिए किसी सरकार का होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि राष्ट्रपति शासन के चलते चारों तरफ विकास नहीं हो पा रहा है और इसी को लेकर आज इसी अहम मुद्दे पर चर्चा होगी। तो महबूबा मुफ्ती ने अपना समर्थन वापस लेने के बाद यहाँ पर राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने सरकार को भंग किया था और उसके बाद से यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू है। और आपको बता दें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत ऐसे राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है जहाँ पर संवैधानिक रूप से चुनी हुई सरकार चलने की सभी संभावनाएं समाप्त करती है। आपको बता दें कि महबूबा मुफ्ती ने अपना समर्थन वापस लिया था बीजेपी से, उसके बाद से यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। तो ऐसे में सवाल यही है, आखिर सरकार कब बनेगी, कब यहाँ पर लोकतंत्र की वापसी होगी, ऐसे कई सवाल हैं। तो जम्मू कश्मीर में राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने विधायकों की खरीद फरोख्त और सरकार के सत्यापित का हवाला देते हुए विधानसभा को भंग किया था और उसके बाद से लगातार इंतज़ार है घाटी को कि यहाँ पर कब लोकतंत्र की वापसी होगी, कब सरकार बनेगी, क्योंकि विकास के लिए घाटी के तमाम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है। दूसरे राज्यों के मुताबिक यहाँ पर धारा 356 के तहत सीधे राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, लेकिन जम्मू कश्मीर के संविधान की धारा 92 के तहत राज्य में शुरुआती तो इस बहस का, इस विषय का संचालन करेंगे हमारे सहयोगी अजय जयंडियाल जी। अजय, ओवर टू यू। शुक्रिया। और बिल्कुल आप जिस चीज़ पे चर्चा कर रहे थे, जो आप बता रहे थे कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर में 2018 नवंबर को जब राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने जो है विधानसभा को भंग कर दिया था, उसके बाद से यह अनुमान लगाया जा रहा था कि कुछ महीनों के बाद यहाँ पर विधानसभा चुनाव होंगे, एक बार फिर से लोकतंत्र की बहाली होगी, मगर ऐसा हो नहीं पा रहा था। वजह बड़ी साफ है, क्योंकि हालात कुछ ऐसे नासाज थे कि जब 370 टूटने के बाद यहाँ पर जो लग रहा था सरकार, उस वक्त जो सरकार थी, केंद्र सरकार जो भाजपा की है, कि शायद यहाँ पे कुछ ऐसे तत्व हैं जो माहौल को ख़राब कर सकते हैं। उसी के कारण यहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस और कर्फ्यू का माहौल रखा गया कुछ समय के लिए, ताकि किसी भी तरीके का नुकसान जो है लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि राजनीतिक दल जो है 370 टूटने के बाद कहीं ना कहीं बौखलाए हुए थे। और उसी के बाद से इस चीज़ में देखा गया कि जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र बहाली के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे थे, मगर अभी तक
हो नहीं पाया है। और आज इसी चीज़ पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि जब 370 बना उसके बाद लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग करके यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। और ये आपको बता दूं कि लद्दाख के लोगों की बड़ी पुरानी मांग थी कि हमें यूनियन टेरिटरी दे दी जाए। और अब जम्मू और कश्मीर में विधानसभा चुनाव करवाने की जो बातें हैं वो लगातार चल ही रही थी, मगर इसी बीच पिछले लगभग 1.5 साल से ज़्यादा समय से कोरोना ने भी अपने पैर पसारे हुए हैं देश और दुनिया भर में, जिसके कारण कहीं ना कहीं इस चीज़ को मुमकिन करना इतना आसान नहीं था। मगर अभी भी सवाल ये बार बार उठ रहा है, क्योंकि लोकतंत्र की बहाली जब तक नहीं होगी तब तक जम्मू कश्मीर में तरक्की के आयाम जो है वो उस तरीके से नहीं खुल पाएंगे। आम लोगों की जो सुनवाई है, जन सुनवाई कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि ही कर सकते हैं। इसीलिए लोकतंत्र की बहाली बेहद ज़रूरी है और सरकार भी इस पर ज़रूर प्रयास कर रही है। मगर अभी जो ताज़ा स्थिति है उसके मुताबिक अभी, क्योंकि यहाँ पर डिलिमिटेशन जो है उसको लेकर उसका गठन कमीशन का गठन किया गया है, जब तक वो डिलिमिटेशन का जो फैसला नहीं हो जाता उस वक्त तक कहीं ना कहीं इन चुनावों का होना शायद मुमकिन नहीं होगा। मगर आज हम जिस चीज़ पर चर्चा करेंगे, इसी बात को लेकर चर्चा होगी कि आखिरकार जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की वापसी कब होगी और आखिर क्यों कश्मीर के सियासतदान इन दिनों परेशान हैं किस बात को लेकर। और इसी खास चर्चा में हमारे साथ शामिल होंगे बीजेपी के वरिष्ठ नेता जो वाइस प्रेसिडेंट भी हैं जम्मू कश्मीर बीजेपी के, श्यामलाल शर्मा जी, ये पूर्व मंत्री भी हैं। श्यामलाल जी, आपका स्वागत करता हूं। इसके साथ साथ विक्रम मल्होत्रा हैं जो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, वो हमारे साथ शामिल होंगे। इसके साथ साथ आपको बता दूं कि हमारे साथ शामिल होंगे पीडीपी के वरिष्ठ नेता एडवोकेट शेख नासिर साहब, और इसके साथ कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ आज शामिल होंगे राशिद चौधरी जी जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। आप सभी का स्वागत है। और इस डिबेट को मैं शुरुआत करूं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर जो पंजाब इंडिया न्यूज़ पंजाब चैनल है उस पर जम्मू कश्मीर का खास शो रियासत की सियासत जो है हमने शुरू किया है, जिसमें हम जम्मू कश्मीर से जुड़े वो तमाम मुद्दे, खासतौर पे सियासत जिसके साथ जुड़ी है उस पर चर्चा करेंगे। और इसी चर्चा को सबसे पहले आगे बढ़ाने जा रहे हैं और सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा श्यामलाल शर्मा जी से। श्यामलाल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्यों परेशान हैं आखिर कश्मीर के सियासतदान, और अब क्योंकि आप रूलिंग पार्टी के हैं, बड़े वरिष्ठ नेता हैं जम्मू कश्मीर में, आप सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, क्या लगता है कब तक सरकार जम्मू कश्मीर में वापस लोकतंत्र जो है वो बहाली होगी और कब लोग अपनी जो कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि जो है वो हासिल कर सकेंगे? और किसी भी डेमोक्रेसी में मुझे लगता है कि लोगों की चुनी हुई सरकार जो है उसका काम करने का और उसकी कार्यप्रणाली जो अपने तरीके की होती है। लेकिन आपने जिस तरह से ये देखा कि भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा था पिछले 70 साल से कि एक विधान, एक संविधान और एक प्रधान, और वो 5 अगस्त 2019 को उसका समाधान हुआ। और उसके साथ साथ एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी खासकर जम्मू रीजन की और लद्दाख की। लद्दाख की तो यूनियन टेरिटरी का हो गया, लेकिन ये जॉइंट हमारी जम्मू और कश्मीर जो है वो इस समय एक टेम्परेरी ट्रांजिट पीरियड में जो है तो इसको यूटी का मकाम हासिल है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और जम्मू के लोगों की हमेशा ये डिमांड रही है कि यहाँ पे डिलिमिटेशन जो है वो बड़ी रैशनल तरीके से हो। तो जिस तरह से आपको पता है कि डिलिमिटेशन कमीशन बना और उसके साथ साथ ये महामारी जो है वो कोरोना महामारी जो है वो आ गई, और पिछले 16 महीने से पूरी दुनिया और भारतवर्ष और खसूसन तौर पर जम्मू कश्मीर रियासत भी जो है उससे दो चार है। तो इसीलिए जो डिलिमिटेशन कमीशन है उसको 1 साल की और एक्सटेंशन दी गई है। तो मुझे लगता है कि ये कमिटमेंट है माननीय प्रधानमंत्री जी की भी, और यहाँ पे लोगों की चुनी हुई सरकार होनी चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी की भी कमिटमेंट है और किसी भी डेमोक्रेसी में ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी ने ये ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस पार्लियामेंट में ये कहा है कि यूं ही डिलिमिटेशन हो जाती है तो यहाँ पे लोगों की चुनी हुई सरकार जो है वो यहाँ पे काम में आएगी। मगर समय तो काफ़ी हो चुका है, क्योंकि डिलिमिटेशन आप ज़रूर कह रहे हैं, मगर लगता नहीं कि जो लोगों की परेशानियां हैं, जो लोग
लोगों की सुनवाई है, लोग इस चीज़ को लेकर परेशान हैं। जब अभी की बात करें तो बिजली और पानी से लोगों का गर्मी से बुरा हाल है और बिजली पानी सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। लोग कहते हैं कि जाएं तो जाएं कहाँ। लगता नहीं इस पे कुछ जल्दबाजी हो या जल्दी की जाए, कुछ जल्द इस पर हल निकाला जाए और जल्द डिलिमिटेशन क्यों है, क्योंकि बनाया तो गया है, अब रिपोर्ट मेरे ख्याल में अब फाइनल हो चुकी होगी, जल्द इसमें कुछ ना कुछ हल निकल के आए। मुझे लगता है कि बड़े ट्रांसपेरेंट मैनर से होनी चाहिए और दोनों खितों को ऑन बोर्ड लेके वहां की जो लोगों की ग्रीवेंसेस है, वही एक डेमोक्रेसी का जो है। पिछले 70 साल में ये डिस्पैरिटी की बात, जहाँ इम्बैलेंस की बात क्यों होती थी? क्योंकि जब भी इस किस्म की बात हुई, जब भी यहाँ पे सीटें बढ़ी, तो वो एक रीजन में, और जो हमारे पैरामीटर्स हैं उनको कहीं ना कहीं, जो बेसिक पैरामीटर होते हैं डिलिमिटेशन के, और जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी होती है लोगों के साथ, उसके साथ मुझे लगता है छेड़छाड़ हुई है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हम ये चाहते हैं कि बड़े ट्रांसपेरेंट मैनर से तमाम लोगों को ऑन बोर्ड लेके कमीशन जो है वो एवरी नुक एंड कॉर्नर जो हमारी स्टेट का है, वहां तक का, यूनियन टेरिटरी का, वहां तक जाए और लोगों की बात देखे। और जो बेसिक पैरामीटर हैं, चाहे वो पॉपुलेशन है, वोट है, क्लाइमेट कंडीशन है, एरिया है, तो उन तमाम को जो है उनका संज्ञान लेते हुए, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप देख रहे हैं कि 2 बार तो कंप्लीट लॉकडाउन करना पड़ा, और जिस तरह से यहाँ जानों का नुकसान हुआ है, तो ये कोविड की वजह से जो मुझे लगता है कि 1 साल की एक्सटेंशन हुई है। अब मुझे लगता है कि भारत की जो सरकार है, माननीय गृह मंत्री जी ने पिछले दिनों मीटिंग बुलाई थी, और अब कमीशन भी मुझे लगता है कि उसमें तेज रफ्तार लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर जल्दबाजी में फिर कहीं गलती होगी, तो ये जो हमारी कश्मकश रहती है दोनों रीजन की, कम से कम वंस फॉर ऑल इन चीजों को सेटल करने के लिए जो पीछे ऐसी चीजें रही हैं, उनको हमने पास्ट जो प्रैक्टिस रही है, वो बालादस्ती रही है, कश्मीर सेंट्रिक जो लीडरशिप रही है, चाहे कब उन्होंने 1975 में सीटें बढ़ाई, जहां उसके बाद 96 में सीटें बढ़ाई, तो वो मगर उस वक्त भी आप मंत्री रहे हैं श्यामलाल जी। जी सॉरी, आपने कहा कि मैं मंत्री रहा हूं, लेकिन 96 में मैंने कहा आप उस वक्त भी जी, मैं 96 में ना लेजिस्लेटर था ना मैं मंत्री था, लेकिन जब आप देखेंगे 2004 से ऑनवर्ड मैं 4 साल लेजिस्लेटर रहा हूं और 6 साल कैबिनेट में मंत्री रहा हूं। और मैं हमेशा जब भी कोई ऐसा इशू आता था, तो जब डिस्पैरिटी की बात जम्मू के साथ होती थी, तो मेरा स्टैंड वो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, चाहे कैबिनेट के बीच हो, चाहे एज ए लेजिस्लेटर हो, तो वो बातें रही हैं कि हम इस रियासत में जो है वो भाईचारे को कायम करने के लिए, और वो एक हमारा जो माइंडसेट है टूवर्ड एक पर्टिकुलर रीजन की तरफ, उसके वो बातें तो मैं तब भी उठाता रहा हूं। और मेरा जो मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में आया हूं वो 2004 के बाद मैं लेजिस्लेटर बना हूं। श्यामलाल जी, आपसे फिर बात करूंगा। मैं अब जाना चाहूंगा पीडीपी, क्योंकि बीजेपी और पीडीपी का गठबंधन रहा है, और गठबंधन जब टूटा 2018 में, जब राज्यपाल शासन यहाँ लगाया गया, उसके बाद से पीडीपी जो है वो मांग कर रही कि चुनाव करवाइए। शेख नासिर साहब, क्या लगता है डर किस बात का है? क्यों हम देख रहे हैं कि इन दिनों जम्मू कश्मीर के नेताओं में, खासतौर पे कश्मीर के नेताओं में, और कश्मीर की जो जिनका होल्ड ज़्यादा है कश्मीर में राजनीतिक दलों का, वो इस चीज़ से डरी हुई हैं, किसी एक बात को लेकर डरी हुई हैं। वजह क्या है? डर तो बिल्कुल नहीं है और ना ही डर होना चाहिए। अजय जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपने इस प्रोग्राम का नाम रखा है रियासत की सियासत, आपको भी मालूम है रियासत अब ये रही नहीं, रियासत का तो कत्ल हो गया है। बहरहाल नाम ही जिंदा रखो तो वही बहुत है। बदकिस्मती की बात है कि जम्मू कश्मीर जो अब इस वक्त यूनियन टेरिटरी है, जम्मू कश्मीर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के पास एक लेबोरेटरी, जहां वो तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करती है। एक एक्सपेरिमेंट किया 370 को हटा करके, ये इस आशा से, इस उम्मीद से कि शायद लोग इसको बड़े पैमाने पर वेलकम करेंगे और जम्मू कश्मीर में विकास होगा, वहां ये फेल हो गए। अब ये दूसरा एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन होगी। अब तरह तरह के र्यूमर्स आ रहे हैं, कोई बाइफर्केशन की बात हो रही, कहीं पे कुछ हो रही है। बहरहाल र्यूमर्स पर हम नहीं जाएंगे,
तो मतलब बिल्कुल साफ है कि जम्मू कश्मीर को एक लेबोरेटरी के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इस लेबोरेटरी में जम्मू कश्मीर की आवाम पीस तो रही है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान जो जम्मू कश्मीर में इन एक्सपेरिमेंट्स की वजह से हो रहा है वो डेमोक्रेसी को हो रहा है। आज की तारीख में जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी नाम की हमें कोई चीज नजर नहीं आ रही है। डर हमें किसी बात का नहीं है जो आप कह रहे हैं। आप खुद देखिए कि अभी कितने सालों से यहाँ चुनाव नहीं हो रहे हैं। डेमोक्रेसी तो बिल्कुल डेमोक्रेसी का तो जनाजा निकल चुका है। अलबत्ता जब भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी की सरकार नहीं रही, जब बीजेपी ने अपना समर्थन वापस लिया, उसके बाद प्रक्रिया चलती रही और अचानक जब एक बड़े पैमाने पर एक फैसला होता है जो काफी सारे राजनीतिक दल इकट्ठे होकर के सरकार बनाने के प्रयास करने लगे, तो अचानक राज्यपाल जी जो है वो जो असेंबली को भंग कर देते हैं। तो जाहिर सी बात यह है कि यहाँ डेमोक्रेसी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं, यहाँ डेमोक्रेसी किसी किताब के हिसाब से नहीं, यहाँ डेमोक्रेसी एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी की डिजाइन से, उनकी आशाओं से, उनकी पसंद और नापसंद से ही चल रही है। तो ऐसे में डर तो हमें किसी बात का नहीं है और हमने डीडीसी के चुनाव मगर सवाल तो नासिर साहब सवाल तो उठाए जा रहे हैं ना, सवाल उठाए जा रहे हैं कि इतने सालों से जो डिस्क्रिमिनेशन जम्मू से था उसके सवाल उठे हैं। ये कह रहे हैं कि जो पॉलिटिकली अगर आप देखें तो डिलिमिटेशन जो आज हो रही है वो काफी समय पहले होनी चाहिए थी। अगर बीजेपी को डर नहीं है तो चुनाव क्यों नहीं करा रहे? डीडीसी उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया था कि डीडीसी में उनका लग रहा था कि शायद लोग सब उनका समर्थन करेंगे, लेकिन डीडीसी में जब उनके सामने तस्वीर साफ हो गई, कश्मीर से उन्हें कुछ भी नहीं मिला, तो उनको लगा कि अभी और कुछ समय लेना चाहिए। अब ये तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करके, लोगों को झांसा दे करके, कभी किसी को खड़ा करके, कभी कोई नया संगठन तैयार करके, कभी लोगों को मोबिलाइज करके, वो जो कुछ भी जितने भी सारे एक्सपेरिमेंट करें, ये सारे के सारे एक्सपेरिमेंट उनके बेकार होने हैं, उनका कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आना है। उन्हें चाहिए कि वो यहाँ के दिल जीते, विकास करें, लोगों की समस्याओं को दूर करें। मगर एक चीज और है, सरकार तो कह रही है चुनाव कराएंगे, डिलिमिटेशन हो जाने दीजिए, कमीशन बना हुआ है। बीजेपी जो करेगी वो लोगों के हित में करेगी, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं। मगर डिलिमिटेशन होने के बाद यहाँ चुनाव हो जाएंगे, सरकार तो बोल रही है। अगर कोविड नहीं होता तो कह रहे हैं कि हम डिलिमिटेशन अभी तक हो गया होता और चुनाव हो जाते। डिलिमिटेशन हो जाए तो क्या दिक्कत क्या है? कहने को तो हमारे अकाउंट में 15-15 लाख रुपए भी आने थे, कहने को तो डीजल और पेट्रोल की कीमतें बहुत नीचे आनी थी, कहने को तो 370 हटने के बाद यहाँ विकास भी होना था, कहने को यहाँ 50,000 नौकरियों की बार बार चिल्ला के बात हो रही थी, कहने को तो ये भी कहा जा रहा था कि 370 हटेगा, टोल प्लाजा सारे। देखिए, मैं कल भी आपके एक प्रोग्राम में ये बात कर रहा था कि अफसोस की बात सिर्फ ये है कि बीजेपी की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। थोड़ा सा अंतर होता तो हम मान लेते, अंतर इतना बड़ा है कि अब किसी चीज पर, किसी बात पर हम विश्वास कर ही नहीं सकते। नासिर साहब, आपसे वापस आऊंगा क्योंकि सवाल उठाया है श्यामलाल जी। शेख नासिर जी बोल रहे हैं कि डेवलपमेंट कहीं नहीं है, 370 तोड़ के एक्सपेरिमेंट कर लिया गया, कहीं कुछ दिख नहीं रहा है, क्या कहेंगे? बताइए क्या डेवलपमेंट हुई है? शेख नासिर साहब ने बात तो कही है, लेकिन ये हमेशा कांग्रेस के साथ भी कोलिशन में रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ भी कोलिशन में रहे हैं। तो अगर ये बात कह रहे हैं कि मुफ्ती साहब के टाइम में भी 2002 से लेके 2005 तक डेवलपमेंट नहीं हुई और 2015 से लेके 2018 तक डेवलपमेंट नहीं हुई, तो मुझे लगता है कि इनको अपनी लीडरशिप से और जो उस समय लेजिस्लेटर थे और जो देखिए आप मेरी बातों का गलत मतलब मैं सवाल डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ। मैंने गलत 2002 में तरक्की हुई जम्मू कश्मीर में हर कोई जानता है। 2015 मैं 370 हटने के बाद की आप बताइए कि आपने 370 यहाँ से जब हटाया उसके बाद कौन सा विकास हुआ? आपने वही बात है, मैं बात कर रहा हूँ कि जब हम इतने बड़े श्यामलाल जी बताइए 370 टूटने के बाद क्या क्या हुआ है? करना चाहिए, एक डेकोरम होता है तो उसको हमें फॉलो करना चाहिए। ऐसे क्वारलिंग में नहीं आना चाहिए कि आर्ग्यू और काउंटर आर्ग्यू। तो जब आपकी बारी आती है आप जवाब देना। आपने डेवलपमेंट की बात की है भारतीय जनता पार्टी, और एक बात और आपने की है कथनी और करनी। भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में फर्क नहीं है। डे वन से राइट फ्रॉम श्यामा प्रसाद मुखर्जी से था कि एक बधान, एक प्रधान, एक निशान। भारतीय जनता पार्टी की जब एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में आई तो उन्होंने वो करके दिखा दिया।
3 तलाक को उन्होंने करके दिखा दिया। सुप्रीम कोर्ट में 192 साल से जो है राम मंदिर का मुद्दा जो था वहां लटका हुआ था, वो अपनी कोशिशों की वजह से वो जो वंस फॉर ऑल जो क्रॉनिक इशू थे, इनको सेटल करने की कोशिश जो डिस्टर्ब करते थे इस मुल्क की डेमोक्रेसी को, और जम्मू कश्मीर में भी कुछ फिरके जो थे वो पाकिस्तान की आवाज उठाते थे, और वहां से किस तरह से। और जब एक बात मैं जरूर कहूंगा कि ये जो कश्मीर सेंट्रिक पार्टी हैं, जब ये कुर्सी पे होती हैं तो ये हिंदुस्तान जिंदाबाद कहते हैं। उस समय चाहे कांग्रेस की सरकार हो, जब भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी हो और चाहे माननीय मोदी जी हो, तो मुझे लगता है कि इनको रास्ता वही नजर आता है। लेकिन जब ये कुर्सी से आ जाते हैं तो ये रास्ता कहीं इस्लामाबाद वाला देखते हैं। मैं उनमें नहीं जाना चाहता हूं, जो मेरा भी तजर्बा इन लोगों के साथ काम करने से मिला है। तो भारतीय जनता पार्टी की कथनी और कनी में कोई फर्क नहीं है। हाँ, आज लोगों की मुश्किलातें हैं, एक ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है। मैंने पहले ही अपने ओपनिंग रिमार्क्स में जंडियाल साहब जी आपको कह दिया है कि लोगों की चुनी हुई सरकार और ब्यूरोक्रेटिक और टेक्नोक्रेट्स की जो सरकार है उसमें बहुत अंतर होता है, और उसी वजह से मुझे लगता है कि लोगों को मुश्किलातें हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ये कमिटमेंट है कि यहाँ डिलिमिटेशन होगी, दोनों और तीनों खित्तों के साथ इंसाफ होगा, जो पीछे नहीं हुआ है, चाहे हमारे किसी भी सेक्शन है। आप देखिएगा कि इन लोगों की अप्रोच क्या रही है। मैं थोड़ा सा एजेंडे से हट के जा रहा हूं। यहाँ हमारे गुज्जर बकरवाल लोग थे, डिप्राइव लोग रहे हैं, आज तक इन लोगों ने उनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं दी, चाहे वो पंचायती राज हो। हमें पता है कि इन लोगों की डेमोक्रेसी में कितनी आस्था है, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो चाहे पीडीपी हो, ये पंचायतों को इंपावर नहीं कर सके थे। 29-30 साल लगे, जहां के 1989 की जो 73 और 74 अमेंडमेंट है यहाँ लाने में। ये क्या बात करेंगे डेमोक्रेसी की हमारे साथ, और मैं उन चीजों का चशमदीद गवाह हूं। श्यामलाल जी आगे इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। वापिस आपके पास आऊंगा। मैं कांग्रेस से जो वरिष्ठ नेता हैं राशिद चौधरी जी, उनके पास जाना चाहूंगा। राशिद जी, कई साल कांग्रेस जम्मू कश्मीर में भी सरकार चला चुकी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हो या पीडीपी के साथ हो या फिर केंद्र की बात करें, क्या लगता है जम्मू कश्मीर में जो डिस्क्रिमिनेशन की बात बार बार उठती रही है, और जम्मू और कश्मीर में यहाँ लद्दाख तब आवाज़ उठाता रहा है, आखिर कमियां क्या थी उस वक्त में? समझ आ जाता है जो बीजेपी आज कर रही है, उसके बाद लगता है कि रेक्टिफाई हो रहा है कुछ? कमियां तो हर सिस्टम में रहती हैं, और मुझे लगता है तब भी जब भी कहीं धुआं उठता है तो आग होती है, आग के बिना कोई धुआं नहीं होता। और कुछ चीजें नेचुरली रही, मतलब और मानते हैं आपकी उस वक्त कमियां थी, मगर जहां तक अभी जो हाल है, क्या तो उसके बाद जो बीजेपी एक्सपेरिमेंट कर रही है, जो आपने पूछा है, जो पूछना चाहते हैं, क्या उससे कोई फर्क पड़ा है? तो वो फर्क जो है वो पिछले 3 साल का 2.5 साल का जो है वो पब्लिक डोमेन में है। उसमें आप किसी भी पैरामीटर पे उसको जज कर लीजिए, आप उसको डेमोक्रेटिक जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको स्ट्रॉन्ग करने की तरफ कदम ले लीजिए, आप किसी और तरह से ले लीजिए। इन सब का मकसद एक होता है, मकसद होता है लोगों का विकास, भला, और उनकी सुनवाई कैसे हो और क्या है। उस तरफ में जो पिछले कुछ सालों का जो 370 के खासकर हटने के बाद की बातचीत चल रही है यहाँ पे, तो वो ये है कि हम तकरीबन हर फ्रंट पे स्टेट को, राष्ट्र को फेल कर चुके हैं। हम इसलिए कह रहा हूँ कि अल्टीमेटली मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज जितनी भी हैं, ये इनका सबका अपना स्टेक है और सबका कंट्रीब्यूशन है इसमें, और सबको मुझे लगता है जब तक सबका कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, एक अकेला कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। और जो 370 जो मंशा थी, मगर कांग्रेस 370 की आपने बात की, क्यों कांग्रेस क्यों चुप रहती है? यस प्लीज, क्या कहना चाहते हैं? हाँ पूछिए प्लीज। राशि जी, 370 की आपने बात की, कांग्रेस खुल के नहीं बोलती 370 हटने के बाद, क्योंकि जैसे आपने कहा कि अलग अलग पार्टियों का स्टेक है, तो लगता है केंद्र में 370 पर बोलेंगे तो केंद्र में यानी बाकी राज्यों में नुकसान होगा, इसलिए जम्मू कश्मीर में चुपचाप बोल लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। एआईसीसी का रेजोल्यूशन जो था 370 हटने के 3 दिन बाद का, वो पब्लिक डोमेन में है, गूगल पे सर्च कर लीजिए। एआईसीसी रेजोल्यूशन, ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी का जो
है वो डॉक्यूमेंट है जो हमारी पॉलिसी है, और उसी पॉलिसी को हम इंडोर्स करते हैं और उसी पॉलिसी की तरफ हमें जाना है। द थिंग इज, इट्स नॉट के 370 कैसे, प्राइमरी क्वेश्चन ये नहीं है कि क्यों हटा या हट गया। क्वेश्चन ये है कि जिस तरह से हटा वो कॉन्स्टिट्यूशनल ब्लंडर था, वो ब्रॉड डे लाइट में लूट एंड प्लंडर था, और वैसे हो नहीं सकता है, मुमकिन नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनली इलीगल है वो, और ऐसा नहीं होना चाहिए था। जिस इसका हटाना, मगर राशिद जी आप देखें 370 से पहले जम्मू कश्मीर में जो हालात थे, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में पहले अगर आप देखें कितने जो पत्थरबाजी या बाकी चीजें इंसिडेंट होते थे, 370 के बाद वो कम हुए, मानना पड़ेगा ना। 370 टूटने के बाद अगर प्रैक्टिकली डाटा आप देखें, मैं किसी पार्टी की बात नहीं करूंगा, मगर अब लगता नहीं है डिफरेंसेस दिख रहे हैं। कश्मीर पॉलिसी, कश्मीर में क्या हुआ और कैसे हुआ, क्या हुआ। कश्मीर जब तक एक आदमी का गुस्सा निकलता रहे तो मुझे लगता है मैं आपसे बात करता रहूं, आपसे नाराज रहूं, नाराजगी जताता रहूं तो कुछ नुकसान नहीं है। जब मैं आपसे अपनी नाराजगी ही ना जताऊं तो इसका मतलब मैं आपको अपना समझता ही नहीं। और जो कश्मीर की जहां तक बात रही, तो जो इंटरनेशनल पॉलिसी है या होम इंटरनल पॉलिसी है, दोनों ही फ्रंट पे आई एम सॉरी टू से बीजेपी की मंशा में भी अच्छी रही है और अच्छी होगी और अच्छी है, मैं ऐसा मान के चलता हूं सपोज। बट एक बात तय है कि उनको पूरा का पूरा क्यास और मेस है और फेलियर है, हर जगह पे फेलियर है। आप पाकिस्तान के साथ नेगोशिएशंस की बात देख लीजिए, किस तरह से सीज फायर है, और वो क्या हम मिठाई भेजते हैं, वो आपकी में जमीन से हथियार भेज देते हैं। और 5200 50 to 100 सीज फायर वायलेशंस जो है 56 इंच के मोदी जी के सीने के ऊपर हुए हैं। तो ये ऐसी बात नहीं, कश्मीर के अंदर आप आए दिन इनकाउंटर्स का हिसाब कर लीजिए। 370 के बाद जो इनकाउंटर्स हुए हैं, जितने जवानों ने हमारे ने शहीद हुए हैं, जो चीजें हुई हैं वो आपके सामने हैं। मैं पाकिस्तान पे राशिद जी पाकिस्तान पे नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि आप ये इस बात पे चर्चा लंबी हो जाएगी। अजय जी कोई एक बात तो मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए ना। आई एम सॉरी, मैं आपकी बात सुनने के चक्कर में प्लीज गो अहेड। मेरा कहने का मतलब यह है 370 का सबसे बड़ा मसला जो था वो ये था, दिखाया ये गया था कि भाई लोगों का विकास हो जाएगा, इस रियासत का विकास हो जाएगा, और वो विकास अगर हम देखते हैं तो ग्राउंड पे कहीं नजर नहीं आ रहा है। और खासकर उसका सबसे बड़ा विक्टिम जो है वो जम्मू रीजन है। जम्मू रीजन के जितने पुराने प्रोजेक्ट्स हैं एक भी पार नहीं चढ़ पाया, कोई नया प्रोजेक्ट जो है वो हम ला नहीं पाए हैं। आप अनएम्प्लॉयमेंट की बात देखिए, आप डिस्पेरिटी की, डिस्क्रिमिनेशन की विद कश्मीर एंड जम्मू देखते तो बैंक रिक्रूटमेंट स्कैम आपको याद होगा जिसमें मलिक साहब ने कहा था कि जम्मू के लड़के ज्यादा आगे थे इसलिए कैंसिल करनी पड़ी। आप फायर ब्रिगेड्स के जो भर्ती हुई पीछे गार्ड्स की लिस्ट देख लीजिए, उसमें क्या था। आप बीएसएफ का रिक्रूटमेंट स्कैम देख लीजिए, उसमें क्या था। आप जितने युवाओं के रोजगार की बात देख लीजिए, आप टोल प्लाजा जम्मू में देख लीजिए, आप वाइन शॉप जो शराब की दुकानें उनको देख लीजिए, आप माइनिंग माफिया देख लीजिए, आप जम्मू का जो हेरिटेज सिटी स्टेटस था वो देख लीजिए, आप पावर का अभी जो मैं आपकी बात का जवाब श्यामलाल जी से चाहूंगा। श्यामलाल जी क्या कहेंगे, जो गिना रहे हैं ये वो हैं जो कमियां हैं, आप इनको कैसे काउंटर करना चाहेंगे? तरक्की कहां हुई है? कौन से प्रोजेक्ट जो पिछले पेंडिंग थे या जो नए बीजेपी ने शुरू किए हैं, बीजेपी की सरकार ने, केंद्र ने शुरू किए हैं? ये मुझसे सवाल कर रहे हैं? जी श्यामलाल जी जवाब दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे जो डेमोक्रेसी की सेंस है वो यहाँ पे परवेल हुई। 73 और 74 जो है वो 30 साल के बाद यहाँ पे अभी कह रहे थे हमारे पीडीपी के जो स्पोक्स पर्सन हैं माननीय, कि यहाँ पे डेमोक्रेसी प्रमोट नहीं हुई और इलेक्शन कोई नहीं हुई। यहाँ पे पंचायतों की इलेक्शन हुई, पावर टू द पीपल, जो ग्रास रूट लेवल के, जो मैं जो असेंबली में भी चला के कहता था कि डेमोक्रेसी की परिभाषा क्या है, पावर टू द पीपल। ग्रास रूट लेवल के जो हमारे इंस्टीट्यूशन हैं उनको हम एम्पावर करें। जहां पंचायतों की इलेक्शन हुई, लोकल बॉडी की हुई, और ये जो गुपकार वाले हैं ये उस समय इन्होंने बाइकआउट किया और प्रॉक्सी कैंडिडेट खड़े किए। तब फिर उसके बाद बीडीसी चेयरमैन की हुई, ये भी तो डेमोक्रेसी है। यही रियल सेंस में 1948 में बापू जी ने कहा था, महात्मा गांधी जी ने जो लास्ट उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और एक ब्रिटिशर कॉरस्पॉन्डेंट्स ने उनसे पूछा था कि बापू अब तो हिंदुस्तान आज़ाद हो गया, तो अब आपका नेक्स्ट क्या है? तो उसने कहा कि अभी मेरा हिंदुस्तान जो है वो पूरी तरह से आज़ाद नहीं हुआ। जब मेरी ग्राम सभा जो है वो एम्पावर होगी तो मैं समझूंगा कि अब हिंदुस्तान जो है पूरी तरह से आज़ाद हो गया है। तो इन लोगों ने तो उसको होने नहीं दिया। और फिर अभी 5-6 महीने पहले जो है डीडीसी यहाँ पे
3 टियर सिस्टम जो है ये डेमोक्रेसी का जो है, और 80% डेवलपमेंट जो है, जो बेसिक डेवलपमेंट होती है वो ये लोग करवाएंगे। जो बड़े प्रोजेक्ट की आप बात करते हैं जो यहाँ पे कंटिन्यू थे, मैं उनका श्रेय नहीं लेना चाहता है, उनको भी कंप्लीट किया। उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे नए प्रोजेक्ट जो हैं, चाहे वो कनेक्टिविटी का हो, 4 लेन का हो, फ्लाईओवर का हो, टनल का हो, 2 एम्स का हो, 5, 6, मैं ये नहीं कहता हूं कि सारा श्रेय हमें मिलेगा। 6 रूरल मेडिकल कॉलेज हो, चाहे वो उस समय 2 बन रहे थे, 3 बन रहे थे, आज 5 के 5 जो है वो फंक्शनल है। इसी के साथ जो मल्टी स्टोरी यहाँ पे बस अड्डा था या बाकी छोटी चीजें कुछ चीजों पे है, शाहपुर कंडी की प्रोजेक्ट हो। इसी तरीके से कहीं भी, चाहे आप इलेक्ट्रिक का, आप हाइड्रोलिक की तरफ चले जाइएगा, तो ये सारी चीजें जो हैं वो चल रही हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये 18 महीने का समय जो है, सब कुछ ठीक था जब 2018 तक पीडीपी के साथ सरकार थी, सब तो ठीक था जब पहले सरकारें थी। ये 2 साल जो है, मैंने पहले कहा है कि ब्यूरोक्रेसी का एक काम करने का अपना तरीका होता है, क्योंकि वो लोगों के चुने हुए नुमाइंदे नहीं है और अपनी ब्यूरोक्रेसी का काम करने का अपना तरीका है। श्यामलाल जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी से जो है विक्रम मल्होत्रा जी भी जुड़े हुए हैं। विक्रम जी, सवाल आपसे है कि क्या लगता है 370 के बाद अब लोकतंत्र वापस जम्मू कश्मीर में कब आए? आप भी इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे होंगे, क्योंकि आपकी पार्टी जो है बेशक नहीं होगी इन चुनावों में, मगर पुराने लोग हैं उसमें। क्या लगता है 370 के बाद जम्मू कश्मीर में क्या बदला है? आपको भी केंद्र पर कोई भरोसा है या आप भी यही समझते हैं कि कुछ हो नहीं रहा? देखिए अजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए। और जहाँ तक आपका सवाल है, मैं सब अपने पैनलिस्ट की बातें सुन रहा था, और जो आज आपने मोटे तौर पे डिस्कशन का मुद्दा रखा है कि 370 टूटने के बाद यहाँ जो चुनावी प्रक्रिया है वो कितनी जल्द शुरू हो, डिलिमिटेशन की प्रोसेस कितनी जल्दी पूरी हो, मुझे लगता है कि तमाम लोग जम्मू कश्मीर के जो हैं वो इस इंतज़ार में हैं कि कब जम्मू कश्मीर में चुनाव हो, असेंबली चुने हुए लोग आके जम्मू कश्मीर की जो सत्ता है उसको संभालें, बागडोर संभालें। क्योंकि जो हमने एक्सपीरियंस किया, जो हमने महसूस किया पिछले 2 साल में, पौने 2 साल में, कि जिस तरह से जो ब्यूरोक्रेसी है उसने अपने शिकन पंजे जो हैं वो कितनी ताकत से इस सत्ता पे जमा के रखे हैं, और किस तरह से आम आदमी जो है, खासकर जब कोरोना की महामारी में हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी जैसी रूलिंग पार्टी, उनको भी कहीं ना कहीं जब ये महसूस हुआ कि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है सिचुएशन, ऑक्सीजन की कमी आई, बेड्स की कमी आई, तमाम तरीके की मुश्किलात सामने आई, और उनको ये कहना पड़ा कि जो ये ब्यूरोक्रेसी है वो कहीं ना कहीं काम नहीं करने दे रही है। और उनकी अपनी लीडरशिप में मतलब एक विचारधारा ये थी कि ये हमारी सरकार ही नहीं है, और जो हो नहीं सकता था, क्योंकि ये सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेट स्टेट यूनियन टेरिटरी है और भारतीय जनता पार्टी अपनी जिम्मेवारी से पीछे नहीं हट सकती। और कुछ लोग उस वक्त लीडर आगे आए जिन्होंने इनिशिएटिव लिया और ये माना कि नहीं, हाँ हमारी सरकार है और कमियां रही हैं, और ब्यूरोक्रेसी की वजह से, अफसरशाही की वजह से कमियां हैं, और उसको दुरुस्त करने की कोशिश भी की गई। पर जहां तक सवाल है, मुझे लगता है कि डिलिमिटेशन की जो एक्सरसाइज है वो जल्द से जल्द पूरी हो, और लोगों को जो चुनी हुई सरकार है, जिसका वादा आदरणीय गृह मंत्री ने भी किया था, प्रधानमंत्री जी ने भी किया था, फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी किया था, जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड रिस्टोर हो। और जो चर्चाएं आप अफवाहों के माध्यम से, मुझे लगता है पिछले 10-15 दिन से चल रही थी कि यहाँ स्टेट बन रही है, यहाँ 2 हिस्से हो रहे हैं, जम्मू अलग स्टेट बन रहा है, मुझे लगता है ये सारी ऑप्शंस जो है ये केंद्र के पास तब भी थी जिस दिन उन्होंने 370 हटाने का फैसला लिया था। उनके पास ये ऑप्शन भी थी कि वो जम्मू को अलग राज्य का दर्जा दे देते, जम्मू को अलग स्टेट बना देते, कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना देते, लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना देते, या कुछ भी करते, क्योंकि उस वक्त उनके पास जो ब्रूट मेजॉरिटी पार्लियामेंट में है उसमें वो कोई भी फैसला ले सकते थे। पर अगर उन्होंने ये फैसला उस वक्त लिया कि जम्मू और कश्मीर, विक्रम जी, ये डर जो है कश्मीर के सियासतदानों में भी है और ये लोगों तक भी पहुंचा रहे हैं। देखिए, कश्मीर के सियासतदान आज जो कश्मीर में सियासत लंबे तौर पे है, जिसको हम देखते हैं कि एक तरफ वो ताकतें हैं जो PAGD बना के वहाँ फैसले ले रही हैं, और
जम्मू के लोगों को एक सपना जम्मू कश्मीर के दिखा रही है कि हम 370 वापस लाएंगे, हम 370-35 से बहाल कराएंगे। उसी एजेंडे पे उन्होंने डीडीसी के चुनाव भी लड़े और उसी एजेंडे को लेके वो आज भी आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि हम सब लोग ये जानते हैं कि जो आज स्थिति है, आज भारतीय जनता पार्टी के पास मेजॉरिटी है पार्लियामेंट में, या तो पार्लियामेंट इस फैसले को बदल सकती है या सुप्रीम कोर्ट बदल सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट में जो इन्होंने अर्जी डाली है वो सिर्फ इसलिए कि भाई लोगों तक ये बात पहुंचा कि हम आपकी बात, हम 370 और 35 की बात कर रहे हैं। पर जहां पे इतने साल इन दोनों पार्टीज ने, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे पीडीपी हो और चाहे कांग्रेस हो, किसी ना किसी फॉर्म में ये लोग सत्ता में रहे और इन लोगों ने लोगों को सही रास्ते पे, उस रास्ते पे जो डेवलपमेंट की बात करता हो, कभी रीजनल ऑटोनॉमी की बात करी, कभी कंप्लीट ऑटोनॉमी की बात, कभी अचीवेबल नेशनहुड की बात करी, कभी सेल्फ रूल की बात करी, सीधे रास्ते पे लेके जाने की बात जो है, जो डेवलपमेंट का रास्ता है, जो हिंदुस्तान का रास्ता, उसकी बात नहीं करी। तो मुझे लगता है कि आज एक अंग्रेजी में कहावत है, वी मस्ट गिव द डेविल इट्स ड्यू। अगर भारतीय जनता पार्टी ने और आदरणीय प्रधानमंत्री ने ये ग्रास रूट पे डेमोक्रेसी को एम्पावर किया है, पहली दफा आजादी के बाद यहाँ डीडीसी का गठन हुआ है जो भारत की हर स्टेट में थी और जम्मू कश्मीर में लोग महरूम थे कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट मेंबर्स नहीं थे। बीडीसी के चुनाव हुए और मैं श्यामलाल जी की इस बात से इख्तिलाफ थोड़ा सा रखना चाहता हूँ कि 73rd और 74th अमेंडमेंट की जो एम्पावरमेंट है वो मुझे लगता है पूरी सेंस में अभी नहीं हुई, क्योंकि जो फाइनेंशियल एम्पावरमेंट है वो लोगों को नहीं। आज पंच सरपंच हो, चाहे आपके शहर के कॉर्पोरेटर हो, वो फाइनेंशियली एम्पावर्ड नहीं है। आज भी जो कंट्रोल है वो अफसरशाही के पास है। आज भी जो एक कॉर्पोरेटर हमारे 75-76 शहर के चुने हुए हैं, उनके पास फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं है कि वो अपने वार्ड की डेवलपमेंट के फैसले ले सके। चलिए विक्रम जी, शुरुआत तो हो चुकी है, शुरुआत हो गई है 73rd और 74th अमेंडमेंट की। विक्रम जी, रोकना चाहूंगा आपको। मैं शेख नासिर जी के पास वापिस जाना चाहूंगा। शेख नासिर जी, आप सीधे, आपके पुराने साथी हैं विक्रम जी भी, सवाल उठा रहे हैं कि सेल्फ रूल की बातें होती रही, बाकी चीज़ों की बातें होती रही, डेवलपमेंट की बात नहीं हुई। डेवलपमेंट की बात क्यों नहीं हुई है? जम्मू कश्मीर में जो डेवलपमेंट अभी तक हुई है, अगर उस पीछे नजर डाल के देखें, किसी चीज का फाउंडेशन स्टोन रखना एक अलग बात है, इनॉग्रेशन करना एक अलग बात है। जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट हुई और जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा जो डेवलपमेंट के बीच में जो रोड़ा था वो यहाँ मिलिटेंसी थी, हालात ठीक नहीं थे। 2002 में आपने देखा कि जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट का सारा पहिया जाम हो चुका था, लेकिन 2002 में जब मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने बागडोर संभाली जम्मू कश्मीर की, तो सबसे पहले जो जम्मू कश्मीर ने पीस को रेस्टोर किया, जो अमन आया, उसके बाद यहाँ डेवलपमेंट का एक प्रोसेस शुरू हुआ। 2002 के बाद फिर डेवलपमेंट आहिस्ता आहिस्ता होने लगी और 2002 से 2005 तक का जो पीरियड था मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब को, उसे गोल्डन एरा ऑफ जम्मू कश्मीर कहते हैं। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी को यह लग रहा था कि शायद 370 हटने के बाद कुछ डेवलपमेंट की रफ्तार बहुत ज्यादा होगी। कोविड तो अभी 1.5 साल से, उससे पहले अगर जाकर के देखें, चलो डेवलपमेंट तो नहीं हुई लेकिन हालात भी ठीक नहीं हुई है। आजकल आए रोज पॉलिटिकल एक्टिविस्ट की किलिंग हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के बहुत सारे एक्टिविस्ट आए दिन मारे जाते हैं, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। शेख नासिर साहब, ये तो पहले भी होता रहा है, आप भी जानते हैं, आतंकी घटनाएं पहले भी होती थी, पॉलिटिकल किलिंग पहले भी होती थी, लेकिन 370 हटने के बाद जो लोगों को सपना दिखाया गया था कि अब हालात ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं हुआ, बल्कि हालात ज्यादा खराब हुए, पॉलिटिकल किलिंग बहुत ज्यादा हुई। इतनी ज्यादा डिप्लॉयमेंट करने के बाद भी हालात में कोई सुधार नहीं आया। तो इससे साफ लगता है कि 370 जो था वो एक चुनावी जुमला था और सिर्फ इलेक्शंस जीतने के लिए सब कुछ सरकार ने किया था, मरकजी सरकार ने किया था। लेकिन जो असल मकसद इसका था, जिसके लिए लोगों को झांसा दिया जा रहा था, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर को एक स्कैपगोट बनाया गया ताकि पूरे मुल्क में चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को फायदा हासिल हो। आखिरकार बात वही आती है कि मरकजी सरकार जो भी करती है, पिस्ता जम्मू कश्मीर का एक आम नागरिक है। नुकसान यहाँ की डेमोक्रेसी को होता है, यहाँ डेवलपमेंट का पहिया रुक जाता है। आखिर कब तक ऐसा होता रहेगा? हमारे साथ इंसाफ कब होगा? जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ इंसाफ कब होगा? जम्मू कश्मीर में साहब, एक चीज तो श्यामलाल जी एक चीज तो गिना रहे हैं, श्यामलाल जी गिना रहे हैं कि किस तरीके से मेडिकल कॉलेज, एम्स, पावर प्रोजेक्ट, ये सारी चीजें बनी हैं। मैं क्योंकि समय की कमी है, मैं जल्दी से जो है जाना चाहूंगा, आपको बता दूं राशिद चौधरी जी के पास। राशिद जी, क्या लगता है, डेवलपमेंट तो मेडिकल कॉलेज बन गए, एम्स बन गए, पावर प्रोजेक्ट यहाँ पे जम्मू कश्मीर में काम चल रहा है, क्या कहेंगे जल्दी से?
देखिए, इसमें बात यह है कि बड़ी अच्छी बात है, काम चल रहा है और बहुत कुछ बन गया, पर मैंने 5-7 जो चीजें गिनी हैं और जो कहा है, और इसमें मैं बिल्कुल नहीं जा सकता। ये मेरे लिए बड़ा धर्म संकट है कि मैं जो श्याम जी ने कहा है उसका क्या जवाब दूं। उसमें ना जाते हुए मैं इनका ध्यान जो है अभी सिर्फ 2-3 चीजों की तरफ दिलाना चाहता हूँ। ये मेहरबानी करके मेरा निवेदन है कि टोल प्लाजा का जो इशू है हमारे शहर का, जम्मू का, जो शराब की दुकानों का इशू है, आप इस सिटी ऑफ टेम्पल्स को सिटी ऑफ वाइन शॉप्स बीजेपी क्यों बना देना चाहती है, मुझे समझ से बाहर है। टोल प्लाजाओं का शहर पहले बना दिया, उसके अलावा अब ये माइनिंग माफिया। श्यामलाल जी, ये सवाल जो लोगों के हैं वही उठा रहे हैं। श्यामलाल जी, जल्दी से 10 सेकंड में आपसे जवाब चाहूंगा। शराब की दुकानें, टोल प्लाजा, इन चीजों पर जवाब। श्यामलाल जी, सिंह जी का इसमें क्या रोल है? राशि जी जवाब लीजिए। ओके, राशि जी जवाब लीजिए। हाँ प्लीज। श्यामलाल जी 10 सेकंड में क्या पूछना चाहते हैं? ये जो बता रहे हैं कि शराब की दुकानें हैं, टोल प्लाजा है, इस पे कब इसका हल खत्म कब होंगे? मंदिरों का शहर जो है वो शराब की दुकानों में बदल रहा है। आपकी आवाज चलते ब्रेक हो रही है, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, अब कोई आ नहीं रही। मुद्दे की बात हमेशा ब्रेक होती है। नहीं, मुद्दे की बात नहीं है, हम फ्रंट फुट पे खेलने वाले आदमी हैं। शायद आवाज जो है वो साफ नहीं हो पा रही है, मगर समय की कमी है, समय की कमी है। हम इस चर्चा को आज यहीं खत्म करना पड़ेगा और आगे बढ़ेंगे। और आपको बता दूं कि आज रियासत की सियासत में हमने जम्मू कश्मीर में किस तरह से एक बार फिर से लोकतंत्र वापस लौटेगा और कश्मीर के नेताओं की आखिर परेशानी की वजह क्या है, क्योंकि लगातार ये बातें उठ रही थी कि कश्मीर और जम्मू में भी शायद केंद्र कुछ नया प्लान करके बैठा है, उस चीज़ को लेकर परेशानियां थी। हालांकि राज्यपाल ने इस चीज़ को, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सिरे से नकार दिया था कि ऐसा कुछ नहीं है। आज की चर्चा में बस इतना ही। कल आपसे फिर किसी विषय को लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। नमस्कार।